दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज एक नए विवाद के केंद्र में है। और ये विवाद एक नई कानूनी परिभाषा को लेकर छिड़ा है। इसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और हमारे पर्यावरण पर पड़ सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। हुआ यह है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करने का एक नया तरीका मान लिया है। और बस इस एक फैसले ने उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इतने नाराज क्यों हैं, सड़कों पर क्यों उतर आए हैं। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की कहानी उन लोगों से शुरू होती है जिन पर उसका सीधा असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उन आवाजों को सुनते हैं जो इस फैसले के खिलाफ उठ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक छोटा मोटा समूह नहीं है। गुरुग्राम से लेकर उदयपुर तक सड़कों पर स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट और तो और वकील और राजनीतिक पार्टियां तक सब एक साथ आकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो आखिर ये कानूनी परिभाषा है क्या जिसने इतने सारे अलग अलग लोगों को एक साथ ला खड़ा किया है? चलिए इस विवाद की जड़ तक चलते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर कोर्ट ने एक बहुत ही सीधी साधी और कह सकते हैं कि एक गणितीय परिभाषा अपनाई है। अब से कानूनी तौर पर अरावली पहाड़ी बस वही कहलाएगी जिसकी ऊंचाई अपने आसपास के इलाके से कम 100 मीटर होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब पहले अरावली की पहचान उसकी पूरी इकोलॉजिकल भूमिका से होती थी कि वो पर्यावरण के लिए क्या क्या करती है, लेकिन अब सब कुछ सिमटकर सिर्फ एक नंबर पर आ गया है, 100 मीटर। तो फिर प्रदर्शन करने वालों और पर्यावरणविदों की असली चिंताएं क्या हैं? उनके तर्कों को समझना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर परिभाषा तय करने में भला क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये दिक्कत छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। जैसा कि पर्यावरण एक्टिविस्ट विक्रांत तोंगड़ कहते हैं, मुद्दा सिर्फ ऊंचाई का है ही नहीं। अरावली की असली पहचान उसके काम से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसके नाप से। कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ा डर यह है कि इस नई परिभाषा की वजह से कई छोटी छोटी पहाड़ियां जो शायद 100 मीटर से कम ऊंची हों लेकिन पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं, वो कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगी। उनका तर्क है कि ये फैसला असल में खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए पिछले दरवाजे खोल सकता है। इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि परिभाषा का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए, सिर्फ एक नंबर नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब इस पूरे मामले पर सरकार का क्या कहना है? आइए इस बदलाव के पीछे का सरकारी तर्क भी समझ लेते हैं। सरकार का मानना है कि इन चिंताओं को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और इस नई परिभाषा के पीछे एक बहुत ठोस वजह है। सरकार का तर्क ये है कि इस कदम का मेन मकसद पूरे इलाके में एक जैसे नियम लागू करना है। उनका मानना है कि जब एक साफ सुथरा पैमाना होगा तो खनन जैसी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना आसान हो जाएगा। और साथ ही ये नया नियम पहाड़ियों के क्लस्टर्स यानी समूहों को भी सुरक्षा देगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि भाई ये मान लेना बिल्कुल गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर जमीन पर अब माइनिंग की इजाजत मिल ही जाएगी। और इसे आंकड़ों में देखें तो पर्यावरण मंत्री के अनुसार अरावली का जो करीब 1,47,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उसमें से सिर्फ 2% हिस्से में ही खनन की संभावना है, और वो भी तब जब उस पर पूरी तरह से स्टडी हो जाए और सरकारी मंजूरी मिल जाए। चलिए अब इस कानूनी और आंकड़ों की बहस से थोड़ा बाहर निकलकर ये देखते हैं कि अरावली रेंज असल में हम सबके लिए इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों का मामला नहीं है, ये बहुत कुछ ज्यादा है। ये पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत की लाइफलाइन है। सचमुच में यही है जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, यही है जो जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है, और यही वो जगह है जो लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। जैसा कि राजस्थान के एक नेता ने बहुत सही कहा था, अगर अरावली नहीं होती तो दिल्ली तक का पूरा इलाका आज शायद रेगिस्तान बन चुका होता। इस बहस में दांव पर यही सब लगा है। तो अंत में सवाल यहीं आके रुकता है, क्या भारत की इन प्राचीन पहाड़ियों का भविष्य वैज्ञानिक समझ और उनकी इकोलॉजिकल भूमिका से तय होगा, या फिर सिर्फ 100 मीटर के एक नंबर से? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।